हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आपसे कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई ना कर रहे होंगे? क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में सिर्फ अब आपको तैयारी ही करनी है। और हालांकि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, कुछ चीजें आपको और करनी है, रिवीजन करना है, उन चीजों को समझना है ना। क्योंकि काफी टाइम से आप लोग जुड़े हुए हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको रिवीजन की नीड रहती है, प्लस आपको इस तरह के नोट्स की नीड रहती है कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, चीजें हमारे सीधे जाके सेट हो जाए माइंड में, ऐसी चीजें आपको चाहिए होती है ना। तो आज इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है शिक्षण, यानी आज जो ये आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम पर, ठीक है। तो इसमें क्या शिक्षण है, क्या अधिगम है, कैसे बच्चों को सिखाना है, भाई ये पूरा सब्जेक्ट ही इसके लिए है कि बच्चों का स्वभाव जानकर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको खत्म कर और बच्चों को शिक्षा देना, है ना, यही तो है ना। तो इन्हीं चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण भी क्यों ना हो, क्योंकि एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक वाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो भाई आपके इंटरेस्ट पे है कि आपको कैसा लगा, आपको मजा आया कि नहीं आया। हालांकि यहाँ कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, कुछ चीजों में बड़ा मजा आ जाता है, चीजों को पढ़कर, चीजों को समझकर, है ना। और कुछ निरस्ता वाले होते हैं क्लासेस, तो उनमें नहीं मजा आता है भाई, उसमें ऐसा लगता है बोरिंग क्लास है ना। तो भाई अगर आपको अच्छे लगे तो भाई आप लोग लाइक कीजिएगा, कर दीजिएगा, है ना, बाकी आपकी मर्जी। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं शिक्षण अधिगम क्या होता है। पूरा सब्जेक्ट ही यही है, तो इसके बारे में तो जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जान लेते हैं शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम आपका मतलब होता है शिक्षण अधिगम। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको जानना, लर्निंग करना शिक्षा के बारे में, यानी शिक्षण अधिगम यानी जानना होता है ना। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे? तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि जो ये शिक्षण होता है, हम कब तक सीखते हैं। तो हम सीखते हैं जब हमारा जन्म होता है, हम सीखने लगते हैं, और जब तक हम मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाते हैं तब तक हम सीखते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीखना हम लोग बंद कर देते हैं। वो बात अलग की है कि हाँ, एक टाइम होता है जो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को सीखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को सीखते हैं। भाई आपका स्कूल का टाइम है ना, फिर कॉलेज का टाइम, तो आपने क्या किया, आपका एक निश्चित सिलेबस रहा ना, आपका एक निश्चित स्थान रहा, भाई उस कॉलेज में हमें जाना है, उस टाइम तक हमें जाना है, वहाँ पे हमारे ये शिक्षक हैं जो हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये शिक्षक हैं तो ये हमको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये सभी चीजें हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, इस टाइम से इस टाइम तक भाई हमको पढ़ाते हैं शिक्षक, ये भी चीज सही है। अब क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शिक्षण अधिगम पे जा रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे जब आप लोग लर्निंग कर रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग और आप एक स्थान के अकॉर्डिंग, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका अगर 10 से 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलते हैं तो उसके बाद भी आपने कुछ सीखा नहीं। आपने सीखा, उसके बाद भी सीखा। आप रास्ते में आ रहे हैं, आपको कोई मिल गया ऐसा बंदा जिससे आपने सीख लिया। एक यहाँ तक एक कोई नाली में गिरा पड़ा इंसान भी होगा, आपने उससे भी सीखा। क्या सीखा? आप अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चीजों को सीखेंगे जिसमें आप लोगों के यहाँ पे यानी मस्तिष्क में आपके सेट हो जाए, ज्ञान क्यों हो, स्थायी रहे, अस्थायी नहीं कि आपने चीजों को सीखा और खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं। तो क्या हुआ, आप अपनी फ्रेंड के साथ आ रहे थे कॉलेज से, और एक कोई था बंदा जो नाली में गिरा पड़ा हुआ था। आपने अपनी फ्रेंड से पूछा, भाई ये क्यों नाली में गिरा पड़ा है? तो आपकी फ्रेंड ने जवाब दिया कि इसने ड्रिंक कर रखी है। तो ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक इतनी बुरी चीज होती है जो हमको
नाली तक में वो गिरा देती है और हम पड़े रहते हैं और लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय करके निकल जाते हैं। अब आपके माइंड में क्या चीज आई? आपके माइंड में ये चीज आई कि भाई हम ड्रिंक नहीं करेंगे, कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी ही बेइज्जती हमारी भी होगी, ऐसे ही हम भी हंसी के पात्र बनेंगे, हम क्यों ड्रिंक लें? आपने सीखा ना, यानी आपने कॉलेज से आपने सीखा और आपने रास्ते में आते हुए भी चीजों को सीखा। और जरूरी नहीं जो वो मनुष्य है यानी जो बंदा है जो नाले में गिरा पड़ा है वो वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, नहीं पता है, लेकिन आपने उससे ज्ञान लिया ना। तो इस तरह से हो जाता है। एक कोई है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, रास्ते में आप निकले, आपने उसको देखा, अरे वाह भाई ये तो बंदा बहुत अच्छा है, ये तो हार्ड वर्क करता है। बिल्कुल भाई करता है। भाई आप दोनों लोग डिस्कस कर लो, भाई अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हुए, भाई सभी लोग आते हैं, हम भी डिस्कस करते हुए आते हैं जाते हैं, आप भी डिस्कस करते हुए आते हैं जाते हैं। तो हाँ भाई ये चीज तो है। तो आपने कहा कठिन परिश्रम करना चाहिए। वो भी बंदा तो देखिए सुबह उसकी भी होती है, शाम उसकी भी होती है, 24 घंटे दिन में मिलते हैं, सब चीजें, लेकिन वो बंदा देखिए कितना हार्ड वर्क करता है। जब भी हम निकलते हैं तो वर्क ही वो करता हुआ मिलता है। तो आप क्या करेंगे? अब आप खुद और भी ज्यादा वर्क करेंगे और भी हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। यानी हम क्या करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने एज में बड़ा बंदा हो मुझसे सीखें, एज में छोटा बंदा हो मुझसे सीखें। भाई हम ही हैं, हो सकता है हम एज में किसी से कम हो और हो सकता है एज में किसी से ज्यादा हो, तो ये तो नहीं, लेकिन ज्ञान है क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए आप क्या हमारा क्लास अटेंड कर रहे हो कि भाई हाँ नायरा मैम का क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज कर चुके हैं, इस दौर से गुजर चुकी हैं, इनको ये अनुभव है, इनको इस चीज की मालूमात है, तो हम करेंगे। क्योंकि जब आप शिक्षा लेते हैं तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, क्योंकि शिक्षा दो तरह की होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। औपचारिक जो शिक्षा होती है, औपचारिक जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? वो शिक्षा होती है टाइम के अकॉर्डिंग। जो भी हमने बताया कि कॉलेज या स्कूल में आप जाएंगे वहां पे टाइम के अकॉर्डिंग आपको सभी चीजें मिलेंगी। लेकिन औपचारिक शिक्षा में और क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा में ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग ज्ञान उससे लोगे जिसको ज्यादा ज्ञान होगा। भाई आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि जिसने बीएससी बीकॉम कर रखा है उससे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने तो डीएलएड कर ही नहीं रखा, ज्ञान उसके पास है लेकिन आपसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हो और वो भी नहीं बंदा कर रहा है। और तो आप क्या करोगे? जो आपसे ज्यादा जानकर होगा, है ना, आप उससे ज्ञान लोगे। तो ये औपचारिक शिक्षा हो जाती है। ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एज की बात नहीं हो रही है कि एज कितनी है, एज के अकॉर्डिंग नहीं। और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है जो सबसे ले ली जाती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, पशु पक्षी चींटी, हर एक चीज से हम शिक्षा लेते हैं। तो ये तो आपका अधिगम हो गया। और अधिगम क्या होता है? जन्म से, यानी आप जीरो से कह सकते हो या जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक हम कब्र में नहीं पहुंच जाते हैं। लास्ट तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कहोगे तो शिक्षण अधिगम के बारे में आपने जान लिया कि शिक्षण अधिगम ये है। और इसी में सब चीजें आती हैं, सम्मिलित होती हैं कि बच्चों का स्वभाव, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे नहीं सीखते हैं, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम की वजह से उसमें क्या क्या विकार आ जाते हैं। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम रुचिपूर्ण शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो रुचि क्या होती है? रुचि होती है इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट, जैसे क्लास चल रहा है, अभी मान लीजिए आपको रुचि नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे ये, आप क्लास ही नहीं अटेंड करोगे। अगर कर भी लोगे घर में किसी बड़े की या छोटे की डांट से, क्योंकि छोटे भी डांट देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, तो आपने बड़े की डांट की वजह से आपने क्या किया, आप लेके बैठ गए, क्लास को अटेंड कर रहे हो, लेकिन क्या है इनडायरेक्टली आप कर रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली, यानी आप कहीं और हो, ध्यान आपका कहीं और है। जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी आपने क्या किया, मोबाइल में आपने क्या कुछ गेम वगैरह लगा लिए, कुछ शोज चला लिए, कुछ ऐसे करके कोई रील्स देखने लगे। आप मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। लेकिन इंटरेस्ट आप कब लेंगे? जब आप पढ़ाई कब करेंगे? जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा,
फिर कोई आए या ना आए, हम अकेले रूम में पढ़ेंगे। अगर कोई आ भी जाता तो ऐसा लगता है अरे इन बंदे ने भाई डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे ना आते तो हमारा ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। यही होता है, कोई रूम में आ जाता है तो बस ये चला जाए बंदा, तो हमें अच्छे से समझ में वो चीज आ जाए। ये होता है इंटरेस्ट। तो अगर हम अधिगम कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो सबसे ज्यादा अगर वहां पे बहुत सी चीजें आ जाएंगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। हाँ जरूरी है मैच्योरिटी, लेकिन इंटरेस्ट के बाद और क्या चीज है, वातावरण जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन इंटरेस्ट के बाद मानसिक थकान, शारीरिक थकान, ये सब नहीं। पहले रुचि, उसके बाद किसी चीज को हम रखेंगे। तो अगर वहां पे परिपक्वता, वातावरण, ये सभी चीजें आ जाए, वहां पे आप क्या करेंगे, रुचि पे आप करेंगे। क्योंकि जब आपको रुचि होगी पढ़ने में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्लास को अटेंड करो, आपको रुचि है तभी तो आप अटेंड करो। अब आपका आ गया वहां पे क्या, परिपक्वता। अब आपकी क्या आ गई वहां पे, मानसिक थकान, शारीरिक थकान। अगर आप खो गए, थक गए तो आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अभी इस पे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हो गई रुचि। तो रुचि का मतलब ये है कि आपको अगर रुचि होगी तभी आप चीजों को सीखोगे, अगर नहीं होगी तो नहीं सीखोगे। उसके बाद आपका हो जाता है अधिगम सामग्री। यहाँ पे हम सामग्री की बात कर लेते हैं पहले। अधिगम सामग्री क्या होती है, अधिगम सामग्री, तो नाम से पता चल रहा है ना कि शिक्षा जब हम दे रहे हैं या आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये होती है अधिगम सामग्री। और देखिए जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको फोकस करके चीजों को समझिए, और आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे, जब क्वेश्चंस आपके सम्मुख आएंगे, तब आप समझेंगे कि मैम क्या चीज बता रही थी। और अगर जिनने फोकस कर लिया उनका तो बेनिफिट ही बेनिफिट, जिनने फोकस नहीं किया तो वो पछताएंगे, ये सोचेंगे कि काश हमने ये चीजें समझ ली होती तो आज हम अच्छा सा कर पाते परफॉर्मेंस, है ना। तो आप लोग चीजों को समझिए। बाकी लाइक वाइक का तो चक्कर छोड़ ही दीजिए, अगर अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। उस पर आप लोगों से हम फोर्स नहीं ज्यादा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सेशन अच्छा ही लगे भाई, ये भी हो जाता है, बाकी अच्छा लगे तो करिएगा। तो यहाँ पे हो जाता है अधिगम सामग्री क्या होती है, जो हम शिक्षा आपको दे रहे हैं। तो हम इस पेन का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये अधिगम सामग्री है। इस बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये अधिगम सामग्री है ना। हम यहाँ पे और भी चीजों का हम जैसे यूज कर ले, डस्टर का यूज करें तो वो क्या है, अधिगम सामग्री है। क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, बड़ा सा टीवी लगा लें और बड़ा सा उसमें हम स्क्रीन ले आए और बड़ा सा मतलब सब चीज हो और हम उसमें आपको पढ़ाएं, तो वो क्या है, अधिगम सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, अधिगम सामग्री है। अब तो क्लासेस बड़े ही स्मार्ट तरीके से चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को क्या बड़ा मजा आता है क्लास को अटेंड करने में, कि वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे चीजें चला दी जाएंगी और हम मजे लेंगे, ऐसे ही तो है ना। तो अधिगम सामग्री ये हो जाता है। बाकी उसमें हर चीज आ जाती है जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई है। जैसे भाई आपकी किताब है तो क्या है, वो अधिगम सामग्री ही तो है। वो आपका क्या है भाई, पाठ्यक्रम है तो वो भी आपकी अधिगम सामग्री है। आपका चार्ट है वो भी अधिगम सामग्री है। ये सभी चीजें जो भी शिक्षा जब आप प्राप्त कर रहे हैं, जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो भी उसमें, तो वो सभी क्या होती है, अधिगम सामग्री हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सहगामी शिक्षण। तो सहगामी शिक्षण क्या होता है, सहगामी शिक्षण, तो ये मतलब ये शिक्षण कैसा होता है, सहगामी यानी कि दो लोगों को बीच में कम्युनिकेशन, दो लोग या एक ग्रुप बना के, जैसे कक्षा में क्या होता है, हम ही लोग ऐसे करते थे भाई, दो चार लोगों का जो अपने फ्रेंड जिससे ज्यादा पटरी खा जाती थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई होता है जिससे हमारी ज्यादा बनती है, कोई होता है जिससे हमारी ज्यादा नहीं बनती है, ऐसा होता है ना। तो अपना अपना ग्रुप बन जाता है। वहां पे क्या होता है कि सहगामी शिक्षण चलता है भाई। अब या तो आप टीचर हो तो आपने क्या किया, चार बच्चों को एक ग्रुप में कर दिया और उसने क्या किया कि सहगामी शिक्षण दिया, यानी कि एक बच्चे को कुछ और बताया, दूसरे बच्चे को कुछ और बताया, दूसरे, फिर वो बच्चे क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सब मिलजुल कर शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो वही तो सहगामी शिक्षण हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा हो जाता है अभिप्रेरणा। तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन, ठीक है, कि भाई आप किसी को
को जब क्या मोटिवेट करोगे, जैसे हम ही हैं, आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इतना ये पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आपने इसको पढ़ा, आपके लिए वो फायदेमंद साबित हुआ। यानी हमने क्या किया, आपको मोटिवेट किया, हमने कहा इसको पढ़ो, हमने कहा इसको पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। और भी जो बैच है वो निकल चुके हैं, तो आप क्यों नहीं निकल सकते। आप तो मनुष्य हो, वो भी मनुष्य थे, वो 95% लेकर आए, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो, है ना। तो आप में एक चीज आई, क्या आया कि मैम तो सही कह रही है, वो भी इंसान है, हमारे भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, एक मुंह है, माइंड भी एक ही है, सब चीजें हैं, उतना ही टाइम है, हमको भी उतना टाइम मिला। वो जो बंदा जो सक्सेस हो चुका है या जो निकल चुका है यहाँ से, उसको भी उतना ही टाइम मिला। लेकिन क्या है, सही तो मैम कह रही है। तो हमने आपको क्या किया, हमने आपको मोटिवेट कर दिया। डिमोटिवेट का मतलब ये होता है, अरे हटो, बस हो गया, बहुत पढ़ लिया, 7 दिन बचे हैं, अब क्या कर लोगे, अभी तक तो पुस्तक खोल के नहीं देखी, अभी तक तो क्लासेस अटेंड नहीं की, अब बस खत्म करो, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, एडमिशन लेके ही फंस गए। अब आप क्या करोगे, सही तो कह रही है, क्योंकि सच्ची है, जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो भी 1 हफ्ता ही बचा है, हम क्या कर पाएंगे। आप क्या हो गए, डिमोटिवेट हो गए और आप बैठ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको मोटिवेट कोई कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, वो चीज अच्छी होती है, आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। और जो डिमोटिवेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो जो अभी प्रेरणा होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम ही लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं कि बस अब नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, जब हम क्या करते हैं, हमको कोई मोटिवेट करता है तो हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यही तो है ना। तो ये चीज होती है, ये अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद शिक्षण यानी सीखना, जो अभी हम आपको बता चुके हैं, सीखना यानी लर्निंग यानी अधिगम। तो क्या करते हैं, आप जीवन पर्यंत चीजों को सीखते हैं, जन्म से मृत्यु तक आप कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। उसके लिए कोई जरिया भी होता है, और जरिया होता जरूर है। आप कहीं से, आपके यहाँ कोई गेस्ट है, आपने उससे भी सीखा, आप रास्ते में जा रहे हैं, वहां पे भी आपने सीखा, आप कहीं पे बैठे हैं, कोई बात कर रहा है, भले आपसे वो बात नहीं कर रहा, मान लीजिए आप बस पे जा रहे हैं, कहीं ट्रेन पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे 2 लोग बात कर रहे हैं, आपको वो जानते भी नहीं, आप उनको नहीं जानते, लेकिन आप पिछली सीट पे बैठे, वो अगली सीट पे बैठे हैं, और फिर भी वो कुछ बोल रहे हैं, और वो ज्ञान बड़ा ही लाभप्रद होता है, कभी कभी वो बड़ा ही काम आ जाता है ना। तो ऐसे करके यानी सीखना यानी लर्निंग, तो आप जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हो। तो आप ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीख यानी लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना एक ही होता है, चाहे आप सीखना कह लो, चाहे लर्निंग कह लो, और चाहे आप क्या कह लो, अधिगम कह लो। ठीक है, अगर अधिगम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, आप वही चीज लिखोगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं ना। तो संप्रेषण मतलब क्या होता है, तो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। संप्रेषण कम्युनिकेशन यानी क्या है, हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। कैसे, हम बोलकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संकेत में भी। भाई हम आपको कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, हमने मुंह से कुछ नहीं बोला, हमने ऐसे कर दिया, मतलब आप क्या समझे कि मैम ने हमसे क्या कहा है, गुड लक कहा है। ठीक है, हमने कोई चीज बताई, हमने कहा कि हमें 5 रुपीज चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मुंह से नहीं कहते हैं, तो लिख के भी नहीं कहता, हमने कहा 5 रुपीज चाहिए, तो ये क्या है, संकेत रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है ना। और कभी हम क्या करते हैं, हम बोलकर कहते हैं कि भाई हमें ऐसी चीज चाहिए, हमें वैसी चीज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो यानी ये क्या है, बोलकर कम्युनिकेशन हो रहा है। कभी लिखित रूप में होता है, हम कोई चीज अपनी बात को कहना चाहते हैं, आपको क्या हमने लिख कर दे दिया, ये क्या हो गया, ये भी तो कम्युनिकेशन है। तो ये यानी संप्रेषण ये होता है। उसके बाद आपका हो जाता है खेल पर आधारित शिक्षा, यानी खेल पर आधारित शिक्षण। तो जो आपका खेल पे आधारित शिक्षण होता है, खेल पर आधारित शिक्षण, आधारित शिक्षण, तो ये मतलब क्या होता है, आप शिक्षा दोगे। आप कहोगे मैम खेल खेल में शिक्षा, तो जी हाँ बिल्कुल, खेल खेल में शिक्षा हमें देनी है। क्यों, क्योंकि पहले शिक्षा कैसी थी, वो पहले थी
शिक्षक केंद्रित, शिक्षक हमसे जैसा कहता था भाई हम वैसा करते थे। कभी कभी तो शिक्षक इग्नोर मारते थे, भाई ठीक है भाई मार लो कोई बात नहीं, हालांकि बहुत अच्छे भाई शिक्षक थे, अगर शिक्षक अच्छे ना होते तो आज हम यहाँ पे ना होते। मगर वो बात नहीं कि आज बच्चे क्या है, कंधे पे हाथ रख के भी बात कर रहे हैं, कभी कभी आके तो चेयर पे वो बैठ जाते हैं वहां पे, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज बच्चा जो कुछ है वो वही है, और आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, पहाड़ और ढांचे के रूप में आप काम कर रहे हो। ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, तो मतलब ZPD के रूप में आप काम कर रहे हो। यानी बच्चे ने आधा सवाल अगर हल किया तो क्या किया आपने, उसमें बीच में थोड़ा सा बता दिया कि आप इस तरह से इसको कर लो, फिर उसने करना स्टार्ट कर दिया। या पहाड़ के रूप में, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, जैसे घर बनते तो क्या होता है, पहाड़ बांधी जाती है ना पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, वो पहाड़ हटा ली जाती है। तो अब शिक्षक बस इस तरह से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पे थोप रहे हैं, बच्चे पे क्या कर रहे हैं, नहीं तुमको करना है तो करना है, अगर तुम करोगे नहीं तो तुमको तुम्हारे पे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो अब ये सब कुछ नहीं रह गया है। तो आज कैसे है, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो बच्चे को जब खेल खेल में शिक्षा दी जाती है तो यानी क्या हुआ, खेल पर आधारित शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को खेल खिलवाए जाते हैं, उसके अंतर्गत ही बच्चों को क्या शिक्षा भी दी जाती है। वो आपकी प्रॉब्लम है, यानी टीचर की प्रॉब्लम है कि खेल खेल में हमको बच्चों को शिक्षा देनी कैसी है, कैसे देनी है। तो आपने क्या किया, आपने मैथ पढ़ानी है तो बच्चों से कहा अच्छा चलो भाई हम एक खेल खेलते। बच्चे ने कहा वाह भाई मजा आ गया, आज तो खेल खिलवाए जाएंगे। आपने क्या कहा, छोटे छोटे कंकड़ बीन के लाओ जाके, छोटी छोटी स्टिक्स बीन के लाओ जाके। वो कह रहा है कोई अच्छा सा गेम होगा, और सच्ची में गेम होगा, लेकिन क्या होगा उसमें हम शिक्षा, और कौन सी शिक्षा, मैथ की शिक्षा देने जा रहे हैं। यानी जहाँ पे बच्चा जाने से बहुत ही ज्यादा डरता है, और बच्चे को हम खेल खेल में सिखा देंगे। स्टिक्स है, हमने कहा इनको काउंट करो, यानी इसको काउंट करना सिखा दिया। इनको अलग अलग करो, आधी आधी बांट दो, यानी हमने इनका बंटवारा करना सिखा दिया, है ना, डिवाइड करना सिखा दिया। अच्छा ये बताओ 5 आप इनको दे दो, 5 इनको दे दो, अब आपके पास कितने बचे, बच्चा बताएगा। यानी उसको काउंट भी साथ में आ रही है, प्लस भी आ रहा, माइनस भी आ रहा, सभी चीजें उसको आ रही हैं। तो खेल पर आधारित शिक्षा इस तरह से हो जाती है। बाकी आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को अब मारना पीटना तो है ही नहीं, डांटना भी नहीं है, और खेल पर आधारित शिक्षा देनी है उनको। बाकी हम चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उत्तम शिक्षण क्या होता है। तो उत्तम शिक्षण की अगर हम बात करें तो उत्तम शिक्षण वो होती है जो बच्चों को क्या है, बच्चों को हम अच्छे से अच्छा सिखा पाए, अच्छा परिवेश दे पाए, अच्छा वातावरण दे पाए, यही तो उत्तम शिक्षण होगी ना। क्योंकि भाई बच्चे के माइंड को समझकर हम चीजों को बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि उस पर हम थोपेंगे नहीं कोई चीज। क्यों नहीं थोपेंगे, क्योंकि भाई अगर हमने कह दिया जा अच्छा तू 2 से 10 तक पहाड़ा याद करके आ, अब वो बच्चा क्या आज तो स्कूल आया है, कल नहीं आएगा बच्चा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने 2 से 10 तक पहाड़ा उसने याद ही नहीं किया है, वो याद ही नहीं कर पाया है। बच्चे से कुछ ना कहो, एक्टिविटी करवाओ, अच्छे ढंग से उसको शिक्षा को क्या करो, रोचक तरह से बच्चे को सिखाओ। ऐसा नहीं उस पर थोपो ना। वो स्कूल आने के लिए हर वक्त तैयार है, वो अपनी मम्मी से पूछे टाइम कितना हुआ, मम्मी पूछेंगे क्यों बेटा, स्कूल जाना है। वैसे बच्चा क्या करेगा कि मम्मी भूल जाए टाइम किसी तरह से, तो मुझे आज स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि 10 तक तो पहाड़े हमको सुनाने, हम कहाँ पे सुना पाएंगे। तो रटन पद्धति पे ध्यान ना दे। क्या है, बच्चों को क्या है, उत्तम शिक्षण देना है, और बच्चों को उत्तम शिक्षण उस तरह से देना है कि हमें क्या करना है, बच्चों का स्वभाव जानना है, बच्चा क्या कमी कर रहा है, क्यों कमी कर रहा है, आखिर बच्चा अगर हम कोई चीज उसको बता रहे हैं उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आप क्यों पे अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे। निदान का मतलब क्या होता है, आप उसके बारे में जानेंगे, यानी उसकी जो समस्या उसके बारे में जानेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। और जब आप उपचार करेंगे तो क्या होगा, बच्चे में सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जब भाई अब कोई भी बीमार होता है तो क्या होता है, उसका इलाज होता है, और जब इलाज होता है तो क्या होता है, वो फिर से वर्क करने लगता है, उसका शरीर फिर से वर्क करने लगता है। तो ये चीज हो जाती है। यानी उत्तम शिक्षण यही है कि आप अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाएं, और यानी बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दें, और उसके ऊपर थोपे नहीं कोई चीज। मेन चीज ये है कि थोपे नहीं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चों पे थोपते हैं, नहीं तुमको यही करना है, यही करना है तो करना है। ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे से ये पूछे कि तुमको क्या करना है, तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो जब बच्चा खुद से बताएगा आप उसी लाइन में उसको भेजें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं
तुमको इंजीनियर बनना है तो बनना है, पता नहीं वो डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बनने दो ना। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे आपके हो जाती है पुनर्बलन। तो पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन, ठीक है भाई, पुनर्बलन ये है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। पुनर्बलन ये होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ मटेरियल आपने इकट्ठा किया, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। हमने कहा वाह भाई बहुत अच्छे, शाबाश, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या हुआ, ये पुनर्बलन हुआ, यानी आपने उसको शाबाशी दी, है ना। तो बच्चों को आपको शाबाशी भी देनी चाहिए, टाइम टाइम पे उसको खड़े करके क्लेपिंग वगैरह करवानी चाहिए कि देखो इसने ऐसा कर लिया। ऐसा उसको ध्यान में रख के करना चाहिए कि और बच्चे इस चीज से उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं है कि आक्रामक हो जाते हैं, ये चीजें, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पुनर्बलन वही होता है कि अगर बच्चा कुछ वर्क कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, तो वो क्या करेगा, आगे और भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप उसको डांट दोगे, अच्छा बहुत बोल लेते हो, चलो बैठ जाओ, अच्छा बहुत हो गया, ठीक, ऐसे जब आप करोगे तो बच्चा क्या होगा, हताश होगा और वो आगे आपके सामने बोल ही नहीं पाएगा, और जब बोल नहीं पाएगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो पुनर्बलन का मतलब आपने समझ लिया ना, कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसमें आपको उसको क्या करना है, और भी आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करना है, उसको शाबाशी देना है, टाइम टाइम पे उसको कोई छोटे मोटे गिफ्ट भी देने हैं। इस तरह से आपको पुनर्बलन करना रहता है। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अध्यापन में निर्देशात्मक होना चाहिए कि आदेशात्मक। यानी जो अध्यापन है, यानी जो हम शिक्षा आपको दे रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, यानी आप ऐसे समझ लो, यानी आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हो तो आप शिक्षा उसको कैसे देंगे, आदेशात्मक देंगे या निर्देशात्मक। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं आदेशात्मक क्या होता है, तो निर्देशात्मक अपने आप से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है प्रॉब्लम, देखें चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आदेशात्मक। क्या होता है, आदेशात्मक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आप उसको आदेश दे रहे हो। और एक होता है निर्देशात्मक। क्या होता है, निर्देशात्मक। तो यानी क्या होता है कि आप उसे निर्देश दे रहे हो, तो आदेश नहीं देना है, आदेश नहीं कि नहीं तुमको टेबल याद करना है तो याद करना है, तुमको ये सूत्र याद करना है तो याद करना है, तुमको क्या करना है, कल 4 लेसन कॉपी में लिख के लाने हैं, वो नहीं। क्योंकि बच्चा लिखने में हो जाएगा, वो समझ तो कुछ नहीं पाएगा, उसमें डर बैठा हुआ है कि हमको काम करके ले जाना, नहीं ले गए तो हम कल हमारे पे मार पड़ेगी, ठीक है। और अगर उसने किया तो ये हुआ, उसने सीखा कुछ नहीं, बस मार से बचने के लिए उसने कर लिया। तो ये सब चीजें नहीं, यानी आदेशात्मक नहीं, निर्देशात्मक, यानी निर्देश आप दें। कैसे, जैसे बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो क्या करे, अगर जैसे उसने कोई जैसे मान लीजिए कोई मैथ का सवाल हल कर रहा है, तो आप उसको क्या करें कि जैसे तुम अगर ऐसे से ऐसे कर लो, या उसको थोड़ा सा बता दिया, हिंट कर दिया, तो ऐसे करके, तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि शिक्षण अधिगम में क्या होता है। तो यहाँ पे आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अभी जब आपके जो आपका क्लास और रहेगा, जहाँ पे हम लोग जो आपके यानी कि जो आपका पिछला पेपर है आया हुआ, यानी प्रीवियस ईयर है, उसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लास थोड़ी लॉन्ग रहेगी, क्लास लॉन्ग रहती है, लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर चीजें आपको समझ में आ जाए। मैं ये तो नहीं कहती कि एक ही क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ, अगर आपने एक क्लास को अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और कर ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को हमने आपको इसमें बता दी कि अधिगम क्या होता है, सीखना कैसे, यानी अधिगम या सीखना कैसे होता है, जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, हर एक चीज तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया, कोई चीज तो रही नहीं। या बच्चा जब सीखता है तो वो कैसे, तो सबसे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो वो रुचि से सीखता है। और बाकी आपका जैसे परिपक्वता हो जाता है। अभी और एक चीज अच्छा और थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे सीखने में देखिए परिपक्वता भी जरूरी होती है, लेकिन रुचि के बाद होती है परिपक्वता। क्या होती है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जैसे कोई बंदा बड़ा हो गया,
तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी भी आती है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो कैसे थे, कोई हमसे कहता था पढ़ो तो भी मुश्किल से पढ़ पाते थे, खेलने में मन लगता था, घूमने में मन लगता था, पढ़ के होगा भी क्या। भाई बच्चों को क्या पता कि हमें क्या करना है, पढ़ाई से क्या मतलब, हमको तो खेल में मजा आता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं, तो क्या होता है, हमारी समझ में आ जाता है कि अगर आज हम पढ़ेंगे तो कल हमारा क्या होगा, जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो पहले हमको जो लोग कहते थे पढ़ने के लिए, आज उनको कहना भी नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। यही तो होता है ना। तो इसको कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी। फिर कोई चीज समझ में नहीं आती, फिर एक चीज सिर्फ समझ में आती है कि हमको सक्सेस होना है और हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, इसको मैच्योरिटी कहते हैं और हर इंसान में ये मैच्योरिटी आती जरूर है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है सीखने की इच्छा। भाई वो तो सही है, जब आप सीखने की इच्छा रखोगे, लेकिन कब रखोगे, जब आप में रुचि होगी। जैसे आप में रुचि है और अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे कि हम ऐसी कौन सी चीज सीख लें जिससे हमारे एग्जाम में हमको वो बेनिफिट दे, और इसीलिए आप क्लास देख रहे हो। तो ये क्या होता है, सीखने की इच्छा। लेकिन ये भी क्या होता है, रुचि की ही बात आता है, ये नहीं रुचि से पहले कुछ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है प्रेरणा। यानी प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। वही कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि अरे वो पढ़े थे तो कुछ नहीं बना पाया, तुम पढ़ के क्या करोगे। बहुत लोगों की तो ये होती है, क्या नौकरी करवानी है। तो पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब होता है हर एक वो चीज जो आप उसको समझ रहे हो, ये मतलब होता है आप अपनी जीविका कमा रहे हो। जरूरी है कि हम नौकरी ही करें, और बाकी तो ये है ही है भाई, जब पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो नौकरी भी लेंगे, है ना। तो वो चीज हो जाती है। उसके बाद वातावरण। वातावरण सीखने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कैसे, जैसे आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है। भाई वातावरण क्या होता है, जो चारों तरफ है हमारा। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ हमको घेरे हुए है, ठीक है। तो यानी क्या है कि जब हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो हम अच्छे से ज्यादा सीख पाएंगे। आपके मान लीजिए घर का माहौल कैसा है, चीखम चिल्ली वाला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला है, हर वक्त टेंशन बाजी वाला है, तो आप क्या करोगे, चीजों को नहीं सीख पाओगे। अगर आप सीखने की कोशिश भी करोगे तो उस मात्रा में नहीं सीख पाओगे जिस मात्रा में जहाँ पे अच्छा माहौल होगा वहाँ पे आप सीखोगे। उस माहौल उस तरह से नहीं। अगर आप मान लीजिए 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो हो सकता है 1 घंटे की चीजें आपकी समझ में आ जाए, वो भी अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है वातावरण की वजह से, वहाँ का अच्छा माहौल नहीं है, अच्छा परिवेश नहीं है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाओगे। लेकिन कब सीखोगे, वातावरण पे कब ध्यान दोगे, ध्यान तो तभी दोगे जब आपका पढ़ने में मन होगा। तभी आप सोचोगे कि काश यहाँ का माहौल अच्छा होता, काश मैं अच्छे से पढ़ लेता या अच्छे से पढ़ लेती, तभी तो ध्यान दोगे। तो सबसे पहला मैन बिंदु रुचि हो जाता। मैं रुचि रुचि बार बार क्यों कह रही हूँ, कुछ समझ में आया। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अधिगम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें रुचि भी होगा। कुछ लोग परिपक्वता लगा देंगे, कुछ लोग वातावरण लगा देंगे, क्योंकि है तो सभी चीज। लेकिन कहते हैं जो मैन है तो वो इंटरेस्ट के बाद ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है बुद्धि भी है, और बुद्धि भी होती है, और क्या होता है, जीवन का लक्ष्य भी होता है। भाई अगर आपके पास बुद्धि है तभी तो आप सीख पाएंगे। कोई लक्ष्य है, भाई आपने लक्ष्य क्या है, जब आप डीएलएड में आपने एडमिशन लिया तो क्यों लिया, कि आपको टीचर बनना है, इसीलिए तो आपने एडमिशन लिया। तो यानी आपका लक्ष्य भी है, और जब लक्ष्य होता है तभी आप चीजों को सीखते हैं। ऐसे क्यों आप क्लास को भाई अटेंड करोगे, क्यों आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। और जब लक्ष्य होगा तब आप चीजों को सीखेंगे, है ना। वैसे तो आप रील्स देख सकते हो, भाई कोई कॉमेडी शोज देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, है ना। लेकिन क्या है, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है कि हमें टीचर बनना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यही तक यहाँ पे, बाकी अभी जो आपका रहेगा, जो आपका 2016 का जो आया हुआ पेपर यानी प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे कि कैसे आया। बाकी अगर आप ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर है यानी 2016 से 2023 तक के सभी को सॉल्व कराते रहेंगे। मैराथन में भी आपकी क्लास आएगी, तो सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
और चीजें अगर पसंद आई हो और चीजें पसंद आ रही हैं तो आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई लाइक तो आप पर ही डिपेंड करता है कि अगर चीजें समझ में आई, चीजें अच्छी लगी तभी आप लाइक करेंगे, वरना ऐसा तो है नहीं जो चीज अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए इंसान लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैं बार बार नहीं कहूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग जो आपका 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जितने अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जो आपका पॉलिटिकल टाइप क्वेश्चन है उनकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उसकी मेरा 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 2016 का जो पेपर आया हुआ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और हमें लगा कि इस तरह की क्लास आप लोगों के सम्मुख लानी चाहिए, क्योंकि जब आप पॉइंट्स को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके बारे में पता होना चाहिए कि अधिगम शिक्षण क्या होता है, लर्निंग क्या होती है। आखिर भाई लर्निंग, अधिगम और सीखना सब एक ही होता है। अब क्वेश्चन बदल के दे दें कि कभी अधिगम दे दें, कभी शिक्षण दे दें, कभी आपका क्या दे दें, तो कभी आपका सीखना दे दें, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे जो हमने डिस्कस किया वो आई होप आप लोगों जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2016 का अति लघु उत्तरीय टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, और कल क्लास में हम लोग जितने भी 2016 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको एक ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और आज की क्लास में इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि काफ़ी लेंथी क्लास हो जाती। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग के सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिज़ाइन, सामग्री, चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल हैं। शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की क्या दो विशेषताएं हो जाती हैं? तो एक अच्छा शिक्षक ज्ञानवान होता है, क्योंकि देखिए अगर एक अच्छा शिक्षक है तो अगर उसको ज्ञान नहीं है तो क्या पढ़ाएगा। भाई आप हमारे पास क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपसे ज़्यादा इल्म है इसलिए आप पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके पास पढ़ोगे, जिसके पास ज़्यादा इल्म नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। जो शिक्षक है उसके पास ज्ञान होना चाहिए और वो अपने विषय में महारत हासिल किया हो, यानी वो अपने विषय में उसकी मजबूत पकड़ हो। आप कोई भी क्वेश्चन कर लो तो उसको उसका आंसर आता हो, उसके बारे में पता हो कि ये सब्जेक्ट है क्या, मतलब छोटी छोटी बातें उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी उस सब्जेक्ट में उसको महारत हासिल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। और नवीनतम शिक्षा तकनीक को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता हो, यानी अब जो नई टेक्निक चली है, नए तकनीकी हैं, तो उनको भी वो अपना, ऐसा नहीं कि जो घिसी पिटी वही चीज़ें जो हैं और उसी पे वो ध्यान दे रहा है। ऐसा कुछ लोग होते नहीं कि नए रीति रिवाजों को नहीं मानते, नई चीज़ों को नहीं मानते हैं, पुरानी रीति रिवाजों पे चलते हैं। चलना भी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी। लेकिन भाई आज का युग क्या है? आज का युग देखिए 5G का ज़माना चल रहा है, तो हमें भी तो उसी के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब भाई हम लोग क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले के लोग क्या करते थे, भाई लेटर लिखते थे, जो खत वगैरह अगर कहीं संदेश पहुंचाना होता था या किसी इंसान को भेजा जाता था जब कोई संदेश पहुंचाना होता था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब अगर ये काम करेंगे कि कोई संदेश पहुंचाना है, ना कि हम मोबाइल का यूज़ करेंगे, ना हम लैपटॉप का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, एक इंसान को लेंगे और उससे कहेंगे जाओ तुम ये संदेश वहाँ कह के आओ जाके, तो लोग हमको क्या कहेंगे कि ये इंसान क्या हो गया है, पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ 1 सेकेंड में हो रही है उसके लिए वो क्या कर रहा है बंदा कि एक शख्स को बुलाया, फिर उसके बाद उसको भेजने की तैयारी करी, फिर वो बंदा वहाँ जाएगा, फिर संदेश कहेगा, फिर वो वापस आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमको क्या करना है, जो चीज़ें हैं उनका हमको यूज़ करना है और बच्चों को भी बताना है, क्योंकि ये सब क्या है, सुविधाओं के लिए चीज़ें बनी हैं। तो ऐसा तो नहीं हम पुराने ही रीति रिवाज के हिसाब से चलेंगे, पहले कोई मोबाइल नहीं चलते थे, पहले ये नहीं चलता था, पहले वो नहीं चलता था, तो ऐसा नहीं है।
अब क्या है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग तो जिएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पुराने तरीके से तो हम नहीं जी सकते, क्योंकि अगर सोचा जाए तो पहले भाई जितना भी अब आविष्कार कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो जब हमको ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ हुई, लोगों ने उसको बनाया, उसकी खोज की, है ना। जैसे कि लाइट का आविष्कार हुआ तो कैसे हुआ भाई, लोग अंधेरे में उससे पहले रहते थे, तो जैसे बहुत लोग कहते नहीं कि बाप जो है अंधेरे में रह गए और बेटा पावर हाउस, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जिसने बिजली का आविष्कार किया उनके पिताजी तो भाई अंधेरे में ही रहते होंगे, है ना। उसके बाद उन्होंने आविष्कार किया बिजली का। तो ये भी कहावत जो है गलत ही हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के जो माता पिता ज़रूरी नहीं होते कि वो पढ़े लिखे ही हों, तो उनके बच्चे पढ़ जाते हैं, उनके बच्चे ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़े तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, या मम्मी पापा ये सोचे कि हम नहीं पढ़े तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। खैर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि क्या है, शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि अगर नई तकनीकी है तो उनको उसको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी क्या है, चीज़ों का आदान प्रदान करना। हम आपसे बात कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप हमसे कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, यानी क्या है, ये संप्रेषण है, ये कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया हो जाती है। भाई हम कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, लिखित रूप में देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कुछ चीज़ें मौखिक रूप में आदान प्रदान करते हैं, कुछ चीज़ें क्या है, सांकेतिक रूप में आदान प्रदान करते हैं। तो बस खेल पर आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान बताएं। तो खेल की सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत करके बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, निर्माण करने और उसके साथ सार्थक संबंध बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। क्योंकि जब भाई बच्चों को आप खेल विधि द्वारा सिखाएंगे तो खेल में क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र तरीके से खेलता है। जब बच्चा क्या होता है, आप बच्चा खेल रहा हो तो आप देखो एकदम से वो स्वतंत्र होगा, उस पर कोई बॉडेशन, कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो बिल्कुल आज़ाद है, आज़ाद पक्षी की तरह उड़ रहा है। तो यानी वो स्वतंत्र रहना सीख रहा है। और क्या है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत करके, यानी एकीकृत करके उसको क्या करना है, चीज़ों को बताना है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो रुचिपूर्ण यानी इंटरेस्ट, यानी भाई जब बच्चे में रुचि होगी तभी वो सीखेगा, जब बच्चे में रुचि नहीं होगी तो वो नहीं सीखेगा। बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे चलिए हम सीधा सीधा यहाँ पे कर लेते हैं। अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन करवाए, उन्हें साथ ही साथ कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा कौन सी हो जाती है, विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं। ये सभी क्या होगा, रुचिपूर्ण, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा बच्चों को जब इस तरह की शिक्षण विधियां अपनाई जाएंगी। और इंटरेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तभी चीज़ों को क्या कर पाएगा, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीख पाएंगे। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान बताएं। तो दक्षता आधारित भाषागत अवधारणाओं को समझने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, जैसे आप बच्चों को रोज़ सिखा रहे हैं तो उसका आकलन भी करें। ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब दबाव डाल के, ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे जो सीख रहे हैं उसके बारे में आप उससे विचार विमर्श करो, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछो, वो बताए, वार्तालाप करे, डिस्कशन हो। तो डिस्कशन तो अच्छी चीज़ होती है। तो ये रोज़मर्रा अगर हो रहा है, रोज़ के क्लासेस में चल रहा है तो बेहतर है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री तो छात्रों के सभी इंद्रियों को शामिल करता है ताकि छात्रों के अधिगम के परिणामों को अनुकूलित किया जाए। यानी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो भी उत्तम, तो वो क्या करता है, बच्चों के जो माइंड होता है। अब भाई आप शिक्षण अधिगम सामग्री यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का मन लगे, वो अच्छे से पढ़ें। तो आप क्या करोगे, सामग्रियों का यूज़ करोगे। जैसे अब तो क्या होता है कि जो आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, इन सभी का यूज़ हो रहा है, तो उसमें बच्चे क्या करें, बड़ा ही इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखते हैं। यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री को देखिए, श्रव्य सामग्रियों में किया जा सकता है, दृश्य सामग्रियों में किया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों में भी किया जा सकता है। क्योंकि भाई श्रव्य सामग्री एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, दृश्य कोई एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं, और श्रव्य दृश्य एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं।
श्रव्य का मतलब होता है जो चीज़ हम सुनकर, जिस चीज़ से हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो श्रव्य सामग्री होती है। जैसे कि साफ और श्रव्य, साफ और सुनना, ऐसे आप याद रख लें। तो साफ और सुनना, साफ और श्रव्य, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे रेडियो से हम सुन सकते हैं, सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपका दृश्य हो जाता है। दृश्य सामग्रियाँ कौन सी है, जिसको हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आपका चार्ट हो जाता है, जैसे आपका मॉडल हो जाता है, जैसे आपकी किताबें हो जाती है। ये सब क्या है, आप देख कर इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये बोलती तो नहीं है, तो ये बोलकर यानी आप क्या करेंगे, देख कर, तो दृश्य हो जाएगा। और श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देख कर, और श्रव्य दृश्य यानी कि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आपको हो जाता है मोबाइल हो जाता है, लैपटॉप हो जाता है, टीवी हो जाती है, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हो जाती हैं। शिक्षक के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को यह सीखने में मदद करने पर जोर देता है कि वे अपने मस्तिष्क का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कैसे करें। जहां अनुभव ज्ञान में परिवर्तन की ओर ले जाता है, अंतर्दृष्टि का निर्माण और अव्यक्त शिक्षा दोनों संज्ञानात्मक शिक्षा के घटक हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम संज्ञानात्मक क्या होता है। संज्ञानात्मक का मतलब बुद्धि से होता है, ठीक है ना। तो जब बुद्धि से होता है तो क्या है कि संज्ञानात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को यह सीखने में मदद करता है कि पर जोर देता है कि वे अपने मस्तिष्क का अपनी पूरी क्षमता में उपयोग कैसे करें। यानी संज्ञानात्मक जो होता है कि अपनी मस्तिष्क का कैसे हम उपयोग करें। तो मस्तिष्क ऐसा भी होता है, किसी ने ये माना है कि मस्तिष्क उम्र के अकॉर्डिंग चलता है। जो संज्ञानात्मक शिक्षण, जैसे जीन पियाजे, तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, इस तरह से, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वातावरण में बच्चा ज़्यादा सीखता है, उसकी बुद्धि जो है उसमें मैच्योर होती है, यानी बुद्धि में चीज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाज में रह के, समाजीकरण करके, तो ऐसे ये चीज़ें होती। बाकी संज्ञानात्मक का अर्थ होता है बुद्धि से होता है। पुनर्बलन, पुनर्बलन यानी कि कोई वर्क कर रहा है और उस पर आपको क्या करना है, उसको शाबाशी वगैरह देनी है, तो वो पुनर्बलन होता है। तो इसमें आपका हो जाता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है, और यानी यहाँ पे आपका हो जाता है कि पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। यानी उद्दीपन यानी स्टिमुलस, है ना, और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। तो एसआर थ्योरी जिसको कहते हैं। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसमें शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना, शिक्षार्थियों को स्थायी ज्ञान प्राप्त करना, सहभागिता शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना, और शिक्षार्थियों को शरीर एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना। तो ये चीज़ हो जाती है कि बच्चा क्या करेगा भाई, जब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप समझ लें कि सहभागी शिक्षण में क्या होता है, शिक्षार्थी को जो है अपने शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना, और जो इसमें नीरसता होती है तो वातावरण को, उसमें नीरसता के चीज़ों को दूर करना और आनंददायक चीज़ें बन जाती हैं। जब बच्चा क्या होता है साथ में अपनी टोली के साथ में पढ़ता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, तो उसमें क्या होता है, नीरसता भी दूर होती है, उसको मज़ा भी आता है ना, और वो क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से सीखता भी है। शिक्षण की अधिगम विधि से क्या अभिप्राय है, तो शिक्षण की अधिगम विधि यानी यहाँ पे शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आगमन विधि है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है, और इस विधि शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है उसे आधार बनाकर अज्ञात चीज़ों की जानकारी दी जाती है। यानी क्या है यहाँ पे कहने का मतलब कि जो बच्चा पहले जान रहा है और उससे जुड़कर चीज़ों को वो सीख रहा है, यानी कि उसका जो पहले का ज्ञान है
तो वो उससे अब नया ज्ञान जो सीख रहा है उससे जोड़ कर सीख रहा है। तो ये चीज़ तो बेहतर होती है ना। बच्चों को कभी भी ऐसी चीज़ें कोई चीज़ बताते हैं तो जैसे आप क्लास में गए तो आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चों से ऐसे जैसे जो लेसन हो उसके अकॉर्डिंग आप उससे पूछो। मान लीजिए पेड़ पौधों के बारे में, तो आप बेटा आप कहाँ से आते हो, तो हम यहाँ से आते हैं, उनने कुछ भी बताया। अच्छा जब आप आते हो रास्ते में तो क्या आपको पौधे दिखाई देते हैं, हाँ दिखाई देते हैं। पौधे अच्छा कैसे होते हैं, रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, बच्चे ने कहा ठीक है। अच्छा पौधे में पेड़ पौधे से क्या हमें, जैसे कि जो आप फल वगैरह खाते हो, कुछ बच्चे देखिए बता लेंगे, कुछ बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग आंसर ज़रूर देंगे और देते ज़रूर हैं। तो आपने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो पौधे हरे होते हैं, हाँ हरे होते हैं। अच्छा उनकी पत्तियाँ हरी होती हैं क्या, तो बोले हाँ पत्तियाँ तो हरी होती हैं। अच्छा आप जो सेब खाते हो या अमरूद खाते हो वो कहाँ से आते हैं, तो अब किसी बच्चे को पता है कि वो तो पेड़ में लगे होते हैं, है ना। ऐसे करके यानी उसको जो भी ज्ञान है आप उससे पूछ रहे हो। अभी देखो आप उसको पौधों के बारे में पढ़ाने जा रहे हो लेकिन आपने उससे पूछ लिया सब कुछ। अब आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा पेड़ के कोई फ़ायदे बताओ, अब उसको नहीं आ रहे हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, यानी उसका जो पिछला ज्ञान है आप उससे जोड़कर उसको नया ज्ञान देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को शिक्षा देंगे। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करना। भाई कोई भी चीज़ हो आपको मोटिवेट करिए। अब हम ही आपसे कहते हैं कि भाई आप एक लाइक क्या कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो हम ये क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि जब आप लाइक करते हो तो हम क्या करते हैं, और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या पाएँ, क्या कर डालें, कितना अच्छा कर डालें। लेकिन आप अब अगर अभी जैसे लाइक ना करो तो कैसा लगेगा कि नहीं अब नहीं कुछ नहीं करेंगे, अब मन नहीं करता है, अब मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है चीज़ें पसंद नहीं लोगों को आ रही, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये डीमोटिवेट हो जाता है। और मोटिवेट ये हो जाता है आपने लाइक भी किया, आप लाइक करते हो और आप मैसेज भी डालते हो, यानी कि आप कमेंट भी करते हो। तो मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मन कहता है और अच्छा करे और अच्छा करे, क्या हम ऐसा अच्छा और करें जो चीज़ें आपको पसंद भी आए प्लस आपको क्या हो, आपको उससे फ़ायदा भी हो। तो हुआ ना, तो ये होता है मोटिवेट। और जब आप किसी को जब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हम मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो जो पढ़ रहे होंगे छोटे बच्चे तो वो कितना मोटिवेट होंगे। सोचो आप कि आपने क्या किया, उसने अगर आ से ज्ञान तक लिख डाला, आपने कहा बेटा बहुत अच्छा है और तुमको इससे भी अच्छा और भी लिखना है, वो और भी अच्छा लिखेगा। फिर आपने उससे क्या कहा, फिर वो दूसरे दिन क्या करेगा, काला कल और जाला जल ये सब लिख के लाएगा। फिर आपने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है और हो रहा है तो कि आज हम लेके गए तो हमारी मैम ने या सर ने हमको शाबाशी दी, कल हम फिर से लिख के ले जाएंगे और भी अच्छा करेंगे तो हमको और भी शाबाशी मिलेगी। तो ये होता है मोटिवेट करना यानी अभिप्रेरणा, है ना। तो व्यवहार और सीखने का सिद्धांत, क्षेत्रीयता का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ये सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं तो आप इसको समझ लीजिएगा। और अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण व छात्र दोनों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि छात्र महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम सीखते हैं चीज़ों को, जैसे हम छात्र हैं, ठीक है, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, वो चीज़ अच्छी होती है, वो महत्वपूर्ण। और छात्र इसमें महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमको उसी को सिखाना है और वो सीख रहा है, एक्टिविटी करके सीख रहा है वो। और उसमें क्या होता है, तर्क शक्ति उसकी बढ़ती है। तर्क शक्ति यानी उसका माइंड चल रहा है, वर्क कर रहा है उसका माइंड, ये हम इस तरह से कर रहे हैं तो उसकी हैबिट पड़ेगी करने की, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो छात्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अब जैसे जो आप सीख रहे हो तो आप खुद से प्रेरित हो ना, जब आप प्रेरित हो तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि वही चीज़ जैसे हमने आपको कहा, अगर आप में इंटरेस्ट है तभी आप चीज़ों को सीखेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है आप नहीं सीख पाओगे। दूसरा, आपको कितनी देर बैठा लेगा भाई, आपको 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसके बाद आप नहीं बैठ सकते, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो लोग कितना भी आपको कहें, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, बैठोगे, पढ़ोगे,
है ना। तो ये चीज़ होती है। अच्छा शिक्षण, शिक्षण व छात्र सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। जो अच्छा शिक्षण होता है वो कैसा होता है, तो शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है। यानी छात्र क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, और शिक्षक क्या कर रहे हैं, उनसे पाठ या ढांचे के रूप में वर्क कर रहे हैं, यानी उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन कैसी, अस्थाई भी कभी कभी कर देते हैं, स्थाई भी कर देते हैं। अच्छा बताओ, पाड़ या ढांचा कैसा होता है, जब आपका मकान बन रहा होता है तो जो उसमें पाड़ लगाई जाती है तो वो कैसी लगाई जाती है, स्थाई या अस्थाई। भाई स्थाई तो नहीं लगाई जाती, अगर स्थाई होती तो वो लगी रहती, परमानेंट लगी रहती, लेकिन वो अस्थाई है, यानी आपका मकान बनेगा और वो पाड़ हटा ली जाएगी। तो बस इसी तरह से होता है, जो ये पाड़ या ढांचा होता है वो अस्थाई होता है, और जैसे ही बच्चा सीखता है उससे क्या किया जाता है, जो शिक्षक होता है वो अपना जो अब सहयोग दे रहा होता है वो हटा लेता है, इसके ये चीज़ हो जाती है। और इसी तरह ZPD, तो जो P होता है ZPD, ठीक है ना, यहाँ पे ये देख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हालांकि हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी लॉन्ग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ZPD, यहाँ पे P है तो ये परमानेंट यानी स्थाई होता है, ये जो होता है वो स्थाई होता है, और जो आपका पाड़ या इसके फोल्डिंग ढांचा जिसको बोलते हैं वो अस्थाई होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को यानी कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कठिनाइयों को आप कैसे जानते हो, कठिनाइयों को आप जानते हो बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सक रहा है, वो देख नहीं सक रहा है, वो बोल नहीं अच्छे से सक रहा है, या वो क्या कर रहा है, वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं, अगर नॉर्मल बच्चा होता तो ये सब करता है ना, अच्छे से देखता, अच्छे से सुनता, अच्छे से बोलता, कुछ तो दिक्कत है। अब उस दिक्कत को आपने जानने की कोशिश की, जो जानने की कोशिश की वो आपका हो जाता है निदान। क्या हो जाता है, वो हो जाता है निदान। निदान मतलब होता है डायग्नोस्ट करना, यानी कि परेशानी को आपने जाना। अब उसके बाद जब जानेंगे, भाई आपके मान लीजिए आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी नींद नहीं आ रही है, और आपके सिर में दर्द भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब वो आपका क्या करेगा, डायग्नोस्ट करेगा, चेक करेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जब वो जान पाया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसी तब क्या, ऐसे तो नहीं कहेगा जाओ अच्छा यहाँ से, हमने पता कर लिया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है ना। क्या करता है, जब वो जान जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। अगर इंजेक्शन लगने वाला होता है तो इंजेक्शन लगता है, ग्लूकोज चढ़ने वाले होते हैं ग्लूकोज चढ़ते हैं, नहीं है तो सिर्फ मेडिसिन देता है, जैसी प्रॉब्लम होती है वैसा वो वर्क करता है। तो बस इसी तरह है कि निदान किया, आपने जाना कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है। अब बच्चे में प्रॉब्लम जान लिया तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, उसका इलाज होगा, यानी उसका उपचार होगा। तो निदान क्या होता है, उपचार के बाद, यानी निदान क्या होता है, उपचार से पहले होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि निदान उपचार से पहले होता है, निदान उपचार के बाद होता है। इस तरह से आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको पता है निदान जो है पहले होता है, क्योंकि जांच पहले होती है और दवा बाद में दी जाती है, यानी उपचार बाद में होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका 2016 के जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस तो महत्वपूर्ण हैं, ये जो पॉइंट्स हम बताते चले हैं और जितने भी आज डिस्कस हुए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत अच्छे से समझें। अगर एक बार में नहीं समझ आता है फिर से प्ले करके आप लोग फिर से उसको समझें, ठीक है। तो आप जब ये समझ लेंगे तो जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि उपचार क्या होता है, निदान क्या होता है, या शिक्षण प्रक्रिया कैसी है, या आपका संज्ञानात्मक क्या है, या आपका पूछ लेते हैं कि अब जो शिक्षा है उसमें क्या करना है, तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आपको बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक को सिर्फ क्या करा गया है कि उसको सिर्फ सहायक के रूप में, जैसे पौधा लगा होता है गार्डन में तो क्या होता है जो माली काम करता है उसकी देख रेख करता है, ऐसा नहीं कि उस पर जोर तो नहीं चलाता ना कि फूल अब तू खिल और अब फूल अब तू ना खिल, ऐसा तो नहीं कहता ना शिक्षक यानी माली। तो बस माली के जैसे शिक्षक को रहना है कि वो अपने टाइम पे ही फूल खिलेगा, लेकिन क्या है उसमें पता है कि कब पानी डालना है, कब उसमें खाद डालनी है, कब उसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो सभी चीज़ें माली देखेगा। तो शिक्षक जो है वो माली के समान है, और विद्यालय क्या है तो बगीचे के समान है, और जो बच्चा है वो क्या है तो वो फूल के समान है। तो ये सब चीज़ें जो आपसे डिस्कस की गई हैं, तो इससे जो क्वेश्चन बन के आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, तो आप बहुत अच्छे से
कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी वो रहेगी आपकी बाल विकास की, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, वो भी बिना स्किप किए हुए। आपको इसी तरह से जैसे ये आपकी शिक्षण अधिगम की क्लास रही है, इसी तरह आपकी बाल विकास की जो क्लास रहेगी उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीकी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।